बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसपे मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है या आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई होम ऑफिस के अंदर, या आपका अनफॉर्चुनेटली कोई मैटर रिफ्यूज़ हो गया है और आपको कोई डिटेल एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए हमारी आपको रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि प्लीज़ आप पर्सनली आके हमें मिल सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स भेज के ईमेल से एडवाइस ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप लोकल सोलिसिटर के पास चले जाएँ ताकि वो आपको एक बेहतर एडवाइस कर सके। इसके साथ साथ उनका बहुत शुक्रिया जो लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और उनकी जो फीडबैक होता है उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, या कोई किसी को हॉट या ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं उसको फिर हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करते हैं। तो इसलिए अगर किसी का कोई ऐसा सवाल हो तो यस, आप अपने सोशल मीडिया पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हम लॉ सोसाइटी की तरफ से आपके पास राइट है कि वी आर रेगुलेट बाय द लॉ सोसाइटी, तो आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, या फिर कोई बात हो तो आप लाइव फ़ोन कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं कॉल लूँगा और इस पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ लोग काफ़ी सारे सुना वेट पे हैं, तो लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम गुल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सर। गुल भाई, मैंने लास्ट वीक में भी क्वेश्चन किया था और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ा था, लेकिन अच्छा, मेरा मेरा ख्याल ख्याल आप है लोग बिजी इसकी हैं, तो मैंने अच्छा जब कॉल इसकी भी की थी, आपके मैसेज छोड़ा था, उन्होंने मुझे आपके असिस्टेंट ने बताया था कि हम आपसे घंटे 2 घंटे में रब्ता करेंगे, लेकिन ऐसा अच्छा, हुआ मेरा नहीं। ख्याल वो असिस्टेंट नहीं थे, कंट्रोल से इस्ताद, लेकिन शायद मुझे पास ऑन नहीं कर सके इनसे। चलो उनके बिहाफ पे हम अपोलोजाइज, लेकिन क्या करें कि आज आप नंबर ड्रॉप कर दें, प्रॉमिस कि इंशाल्लाह आज मैं प्रोग्राम के बाद कॉल कर लूँगा। लेकिन कोई सवाल जनरल है तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। ताकि हम लोग मेंटली तौर पर भी प्रिपेयर होते रहते हैं साथ साथ। तो एक तो ये था कि जो स्पाउस वीजे के लिए 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, एक तो इंग्लिश टेस्ट होता है, दूसरा टीबी मेडिकल टेस्ट होता है। यप। अच्छा जी, जो टीबी का जो मेडिकल टेस्ट है वो, क्योंकि टर्की में रहते हैं, तो मैंने जब वहाँ विजिट किया था तो शायद टर्की उस कंट्री में नहीं आता कि उनको टीबी टेस्ट वहाँ पे करवाना पड़ेगा। ठीक। और दूसरा बस ये मालूम करना था कि ये सही है या गलत है। दूसरा, मैंने जो एडक्वेट मेंटेनेंस होता है उसका मैंने यहाँ से एक लोकल सोलिसिटर से जो साहब ने खुलवाया था, तो उसने उसमें चाइल्ड मेंटेनेंस भी डाला था, जो राइट। आपके वो जो लिविंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, और कौंसल टैक्स भी उसने डाला था अपने पास से, जबकि मैं कौंसल टैक्स फिलहाल 0 है मेरा, क्योंकि मैंने पहले मैं काम कर रहा था तो कौंसल ने मेरा कोई टैक्स 0 से ज्यादा काट लिया था। वो पिछले 1 साल से मेरा वो अब 0 चल रहा है, अभी भी मार्च तक जो है नेक्स्ट ईयर तक मेरा वो 0 ही है, मेरा एडवांस पेड है ऑलरेडी। तो राइट। क्या ये भी इंक्लूड होगा उसमें, जब मैं उसमें क्या हाउसिंग की कैलकुलेशन करूंगा एक्सपेंसेस में, या नहीं? ठीक। और कोई सवाल आपका? बस ये छोटे छोटे से 3 सवाल सर। अच्छा, थैंक यू। थैंक आपकी कॉल का अगेन नंबर छोड़ दें, आपसे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन जनरल जस्ट फॉर द व्यूवर्स के लिए 2 सवाल हैं जो आप कहते हैं छोटे छोटे सवाल हैं। आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्मॉल बट दिस इज़ अ प्योरली टेक्निकल ये क्वेश्चंस हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर बंदा यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डिसेबल हो तो उसको क्या करना पड़ता है कि उनको एडवोकेट मेंटेनेंस पे जाना पड़ता है। लेकिन एडवोकेट मेंटेनेंस का मतलब ये है कि आपकी जो इनकम है वो सारी काउंट होगी, उसमें यूसी काउंट होएगा कि आपको यूनिवर्सिटी क्रेडिट आपको मिल रहा है, लेकिन जो मनी आप रिसीव कर रहे हो वो आपकी काउंट होएगी। लेकिन अगर आपको कोई मनी मिलनी थी या आपने पे करनी थी, पे नहीं कर रहा है या एग्जेम्पशन मिल गया है, तो वो आपकी इनकम काउंट नहीं होएगी। लेकिन अगेन जो आपका सवाल था कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, पहली बात तो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की एग्जम्पशन होती है ऑन दिस पॉइंट पे, अगर बंदा को रजिस्टर्ड डिसेबल हो, कि उसको इनकम थ्रेशोल्ड जो क्राइटेरिया है वो उसकी बजाय एडवोकेट मेंटेनेंस शो करनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट, मैरिज का जो प्रूफ है, अकोमोडेशन का जो प्रूफ है, ऑन टॉप ऑफ दैट जो एप्लीकेंट है उसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट है,
ऑन टॉप ऑफ दैट कि उसको टीबी टेस्ट पास करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपका सवाल ये आता है कि भाई क्या तुर्की में बैठे हुए या किसी कंट्री में बैठे हुए आएगा कि नहीं आएगा। तो जब आप डालते हो द लिस्ट ऑफ टीबी टेस्ट कंट्रीज़ तो उसमें नाम आता है। अगर आपका जिस कंट्री में मैडम की नेशनलिटी है या जिस कंट्री में वो इस वक्त उनके पास वीज़ा वो रह रही हैं फॉर द 6 मंथ, वो फिर कंट्री देखना पड़ेगा क्या वो उस लिस्ट में है या नहीं है। ये दो चीज़ें बोलता हूँ। कुछ लोग सपोज़ करें इंडियन या पाकिस्तानी नेशनल हैं और वो दुबई में रह रहे हैं 1 ईयर से और दुबई से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, दो देयर नेशनलिटी इज़ इंडियन और पाकिस्तानी, तो फिर अब उन पे ऊपर दुबई का लॉ होएगा क्योंकि दे आर लिविंग इन द कंट्री मोर दैन 6 मंथ। या कोई बंदा किसी यूरोप की कंट्री में रह रहा होगा, जब यूके के लिए अप्लाई करेगा तो कि उसकी नेशनलिटी किसी और कंट्री की होएगी। तो अगर वो वहाँ पे इज़ स्टेइंग या लिविंग फॉर मोर दैन 6 मंथ, तो अगेन जिस कंट्री में रह रहा है, जिस कंट्री से अप्लाई करेगा, उस कंट्री के देखना पड़ेगा क्या वो कंट्री टीबी टेस्ट की लिस्ट में आता है या नहीं आता। नंबर 1, अगेन किसी बंदे के पास राइट होता है कि वो जिस कंट्री का नेशनल है उस कंट्री से अप्लाई करे टू कम इन द यूके एज ए स्पोर्ट्स वीज़ा, या फिर जिस कंट्री में वो रह रहा है और उसको वहाँ पे रहने की लीगल राइट है कि वहाँ पे रह सकता हो, कोई विज़िट पे जाने वाला नहीं, कि उसको वहाँ पे रहने की या काम करने की परमिशन हो और वहाँ से अप्लाई करे तो उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। मैं बैक टू द अपने क्वेश्चन जाता हूँ। तमाम वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है स्वाय इनकम थ्रेशोल्ड 18,600 के, और उसके लिए आपने एडवोकेट फंडिंग की क्राइटेरिया पे जाना है और जो भी आपको फंड्स आते हैं वो काउंट होएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये टेक्निकल है, इसलिए हमारी ख्वाहिश होती है कि कम अज़ कम जो बंदा भी वकील या कोई साहब काम करे, उससे अच्छा तरीका ये होता है कि वो क्लाइंट से बोले कि कम अज़ कम मुझे आप 6 मंथ्स या 1 ईयर की अपनी बैंक स्टेटमेंट दो, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकूँ कि आपकी इनकम क्या आ रही है या आपके एक्सपेंसिव क्या जा रहे हैं। द रिमेनिंग अमाउंट में हेल्थ फिगर जो है 154 पाउंड है या 172 है पर वीक के लिए, फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन हो सकती है। लेकिन आइडियली आपको बेस्ट होगा कि अगर आपने किसी से एडवाइस ले ली है फिज़िकल जाके डॉक्यूमेंट दिखा के तो अच्छी बात है, वरना शायद हम आपसे कहेंगे कि प्लीज़ हमें अपने कम अज़ कम 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट दें। ऑन टॉप ऑफ दैट आपने वो लेटर देना है कि जो कि काउंसिल के साथ आपको रजिस्टर होंगे। जो भी यूके के अंदर सेटल्ड हैं, नेशनल हैं यूके के, जब वो किसी फ़ॉरेन से जो कि नॉन सेटल्ड कंट्री से वीज़ा अप्लाई करते हैं अपने स्पाउस का, तो उसके लिए इनकम थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया सबके लिए इम्पोर्टेंट है और उसकी कंडीशन 1 ईयर है। लेकिन अगर बंदा सेम एम्प्लॉय से काम कर रहा हो तो 6 मंथ हो जाती है। लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली बंदा को डिसेबल रजिस्टर थे काउंसिल के साथ और फिर उसको ये प्रूव देना पड़ता है कि वो किस लेवल पे रजिस्टर है और उसको क्या बेनिफिट आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को पूरे करते हुए बाकी तमाम डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे और उसके बाद एप्लीकेशन की जाएगी। आइडियली ये आपको चाहिए कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, दिखाएं डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको एक अप्रोप्रिएट एडवाइस मिल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो रियाज जी, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं सनी बात कर रहा हूँ। जी सनी, बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं जी? हाँ जी, हम ठीक है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने लॉन्ग रेजिडेंसी पे ILR मुझे मिला है 10 इयर्स के बाद। तो जो लास्ट मेरा वीज़ा था 2.5 ईयर का, उससे ख़त्म होने से पहले जैसे 1.5 ईयर मुझे ILR मिल गया था। ठीक। तो जो IHS चार्ज लास्ट मैंने 2.5 ईयर का पे किया था, क्या वो रिफंडेबल हो सकता है? पहला क्वेश्चन ये है। ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब नेशनैलिटी की मैं अप्लाई करूँगा 1 साल के बाद, वो जो होम ऑफिस पिछले 5 साल का देखता है, जो भी रिकॉर्ड है, उसमें मैं ट्रैवल अरेंजमेंट कहीं भी कर सकता हूँ कि उस 5 साल में कहीं ट्रैवल अरेंजमेंट करना ही नहीं है? कैन यू प्लीज टेलीविजन पे मेरे ये तो ट्रैवल अरेंजमेंट की क्या सवालों बात का कर रहे हैं आप? व्हाट इज यू टॉकिंग अबाउट द ट्रैवल अरेंजमेंट? ट्रैवल कहीं पे भी करना है, मेरा मतलब कि कहीं भी यूरोप में या इंडिया में जाना है या कैसे? ओके ठीक ठीक। जी। ओके, थैंक जो यू वेरी पहला मच। आप टेलीविजन आपका जो पे पहला सवाल था, यस, जो IHS है ये एनुअली काउंट होता है और ये सरप्राइजिंग, ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया। वैसे बहुत कम, ये कभी हम इस पे कम अक्रॉस नहीं हुए इस क्वेश्चन के ऊपर।
बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो NHS पे करते हैं वो किसी भी कैटेगरी के अंदर वो एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वो चार्ज करते हैं, लेकिन क्योंकि लिखा एनुअल है तो मैं एनुअली को कंसिडर करूँगा। आपको 2.5 साल के वीज़े मिल रहे थे, 10 साल की कैटेगरी में थे, आपको 10 साल लीगल क्वालिफाइड हो गए, आपने इंडेफिनिट अप्लाई कर दिया, लेकिन आपने जो IHS पे किया था वो 2.5 साल का पे किया था। मेरे ख्याल में इज़ नॉट अ प्रेसिडेंस नहीं है मेरे पास, बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आप उनको एक लेटर लिखोगे कि दिस इज़ माई डिटेल्स and I made the application on this date for extension under the human rights factor on the 10 years base, and at that time I paid this amount of IHS, and now I just only been on the same category for just 1 year, the while so my visa still is remaining and you charge me from IHS for the 2.5 years. So could you please refund me my additional IHS charge which you charge from this date to this date? लेटर लिखने में हर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर पूछो कि लीगली क्या बाउंडिंग है, मैं उस पर शायद अनफॉर्चुनेटली कोई एडवाइस ना कर सकूं, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीक में चेक करूँ और नेक्स्ट वीक आपको प्रोग्राम बताऊँ। लेकिन मेरे ख्याल में डिले करने की बजाय अगर आप लिख दें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब क्या होएगा, पहली बात तो ये कि जिस दिन आप एप्लीकेशन लेटर भेज दोगे तो कम से कम फ्रॉम दैट डेट से उनके पास एक रिकॉर्ड चला गया कि आपने अपना रिफ़ंड क्लेम कर लिया। दो के वो 4 वीक के बाद 6 वीक के बाद प्रोसेस करते हैं, लेकिन कम से कम जिस दिन से आपने अपना ईमेल किया या अपना रिकॉर्ड किया करवाया अपने कंसर्न्स को, तो फ्रॉम दैट डेट से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट मीन टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको नेक्स्ट वीक में इसके बारे में लाजमी बताऊँ। अगर आप कंट्रोल को थोड़ा सा अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें, आपको ईमेल भी कर देंगे, लेकिन मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में प्रॉमिस के आई विल ट्राई माई बेस्ट के इंशाल्लाह ताला मैं इस पर डिटेल के साथ डिस्कस करूँ कि क्या पोजीशन है और क्या इसको रिफ़ंड करते हैं। लेकिन जो मेरी कॉमन सेंस कह रही है कि यस यू आर एंटाइटल्ड टू गेट दिस मनी बैक। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। जी वालेकुम सलाम। जी रियाज भाई, ये जो सेटल स्टेटस है, मेरे पास सेटलमेंट स्टेटस है, तो मैं कितना साल तक कंट्री यूके से रह सकता हूँ भाई? मेरे भाई अगेन जो सेटल स्टेटस वाले लोग हैं वो भी 90 डेज़ के लॉ के अंदर ही आते हैं। अब लॉ के मुताबिक, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सेटल स्टेटस पे हैं या जो लोग स्पाउस ऑफ द इंडेफिनिट हैं, उनके पास ये राइट है कि वो रहें, क्योंकि सेटल स्टेटस जो है ये अंडर द यूरोपियन लॉ के तहत मिला आपको। बेस्ट है कि अगर आपने नेशनलिटी के लिए क्वालिफाइड करते थे इमीडिएटली अप्लाई कर लें, वरना क्योंकि ये सारा ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा था और उसमें प्रॉब्लम आ रही हैं। कुछ लोग इंडेफिनिट वालों के पास राइट होता था कि अगर 2 साल के पास आपके पास इंडेफिनिट है तब 2 साल के बाद भी वापस आ जाए तो कोई इशू नहीं हो रहा था। लेकिन अब लगता है कि थोड़ा सा ये इस पर स्टिक हो गए हैं कि वो देखते हैं कि अगर बंदा 6 महीने साल बाहर रहता है और महीने के लिए यहाँ पे आ रहा है तो इस मीन कि ही जस्ट ओनली इंटरटेनिंग या उसको अवेल कर रहा है उसके स्टेटस को, और वो यहाँ पे रहना नहीं चाह रहा। तो ये मेक श्योर कर लें। अगर बाय लॉ पूछते हो, सेटलमेंट का मतलब है कि आपको सेटलमेंट स्टेटस मिल गया है और अब आपने जब नेशनल अप्लाई करनी कर लेना, लेकिन वो आप चेक करें कि आपके कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। 2-3 डिफरेंट डेट्स आ रही हैं। कुछ लोगों को सेटलमेंट स्टेटस 5 साल का मिल रहा है और यस आपके पास 5 साल का स्टेटस है, जब आप चाहें आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर लें। अब सेकंड सवाल है कि मैं क्या 5 साल बाहर रहूं और वीज़ा ख़त्म होने से 6 महीने या 6 दिन पहले आ जाऊं तो क्या मुझे वो इंटर होने देंगे? दिस इज़ नो बडी आई थिंक कैन कमेंट्स ऑन दिस पॉइंट। इसलिए हम दोस्तों को ये कहते हैं कि जो लोग अंडर द यूरोपियन लॉ के पास सेटलमेंट स्टेटस है उनको दे हैव टू बी मोर केयरफुल। इज़ मच बेटर कि आप इमीडिएटली अपनी नेशनलिटी लें, ताकि फिर आप जो ब्रिटिश लॉ है उसके मुताबिक जो जो रूल्स आते हैं उस पर आप फॉलो कर सकेंगे। लेकिन बाय बुक 5 साल का स्टेटस है, कोई कंडीशन नहीं है सिवाय इसके कि आप यहाँ पे सेटल हैं और अपना काम करें। लेकिन इंडेफिनिट को कंसिडर करते हुए उस पर ये होता था कि आपको 2 साल का इंडेफिनिट मिलता है, लेकिन अगर आप 2 साल यहाँ पे नहीं आते तो आपको जो इंडेफिनिट है वो ख़त्म हो जाता है। पर मुझे नहीं लगता कि ये अप्लाई होगा इस पोजीशन में कि आप 5 साल का आपको सेटल स्टेटस मिल जाए और आप 5 साल यहाँ पे ना रहें और वापस आएँ दोबारा फिर 5 साल का मिल जाए। इट वुडेंट बी हैपन। दिस इज़ इन माई पॉइंट ऑफ व्यू।
सो बी केयरफुल माय फ्रेंड। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जो मेरे हस्बैंड का स्पाउस वीज़ा है तो अब उनकी एक्सटेंशन करवानी है जो 2.5 साल बाद करवाते हैं, जी राइट। लेकिन वो किसी प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान में है तो उनका ये जो वीज़ा है वो एक्सपायर होने वाला है। तो क्या अगर उनकी एक्सटेंशन हम ना करवा पाए तो पाकिस्तान में हो तो जब वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो यहाँ यूके में एंट्री कर सकते हैं या नहीं? नहीं मैडम, जब उनको वीज़ा एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया उनका, फिर उनको नए इनिशियल एप्लीकेशन करनी पड़ेगी अगर वो आउट ऑफ कंट्री हैं। यस, जो आपने 2.5 सालों से यहाँ पे गुजारे, जो टाइम गुजारा वो काउंट नहीं होएगा, वो दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन करेंगे। आउट ऑफ कंट्री एक्सटेंशन एज स्पाउस नहीं होती अनटिल और अनलेस कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो। ये मुझे अगर कॉमन सी बात है तो फिर नहीं, लेकिन और वो भी बहुत 1 ऑफ द 1000 में कि इस बात को कंसिडर करिए कि आप फॉरेन में आए हो और आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, तो यस हम यहाँ से ग्रांट करते हैं, और जो 2.5 साल पहले थे और नए 2.5 साल को मिला के आपको सेटल स्टेटस मिल जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए अगर उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, ही नीड टू बी ट्रैवल इमीडिएटली कम द यूके, यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन करे। आजकल वैसे भी फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, 24 आवर्स में आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, एक्सटेंशन अप्लाई करे इंडेफिनेटली, और सर एक्सटेंशन ले, उसके बाद ही कैन गो बैक, देयर इज़ नो बार ऑन हिज ट्रैवल। लेकिन बी केयरफुल, आउट ऑफ कंट्री एक्सटेंशन अनफॉर्चुनेटली लगता नहीं कि पॉसिबल होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 10 ईयर रूट के ऊपर था एंड उसके बाद मैंने अपना वीज़ा स्विच किया 5 ईयर में, तो उसके लिए मैंने एक्सटेंशन डाली थी अभी फर्स्ट ही 5 ईयर में, तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा, उसमें मैं डिसेबल भी हूँ, तो जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट थी उसमें एग्जाम्पशन था आई थिंक, तो मैंने उसमें टिक तो किया था एग्जाम्पशन के लिए, तो लेकिन उन्होंने दोबारा मुझे उसमें जो 10 ईयर पे डाल दिया, तो साथ में ये बोला कि आप A2 करें स्पीकिंग और लिसनिंग आई थिंक सो। तो मैंने ये पूछना था क्या मैं उसमें एग्जाम्पशन में नहीं आऊँगा? ये मुझे आइज डिसेबिलिटी है। दोबारा बोलें। आपने पहले कौन सा वीज़ा मेरे भाई आपके पास? मैं 10 ईयर रूट पे था, 10 ईयर पार्टनर रूट पे, और उससे आपने 5 साल पे स्विच करने की कोशिश की है, राइट? 5 साल पे स्विच करने की कोशिश की है, तो उन्होंने मुझे दोबारा फिर 10 ईयर पे रख दिया है, तो उसमें उन्होंने बोला कि आप इंग्लिश कोर्स करें, लेकिन मैं डिसेबल हूँ, मुझे आइज का मसला है, ब्लाइंड हूँ, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उन्होंने क्यों किया है। तो आपने रीज़न दी थी कि क्यों आपको नहीं पास कर सकते इंग्लिश? नहीं, मैंने रीजन तो उसमें सिर्फ पता, मैं जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसके अंदर मैंने एक जगह पे टिक किया था कि यू वांट टू अप्लाई एग्जाम्पशन, आई हैव आइज डिसेबिलिटी, मैंने मेडिकल सारे अपने वो डिसेबिलिटी के और हॉस्पिटल के लेटर भी लगाए थे। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मुझे सेपरेट एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि उसी जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसी के अंदर वो बस वो एक्सप्लेन करना होता है। बट अब आपको वीज़ा मिल गया, लेकिन 10 साल पे मिला, 5 साल पे नहीं मिला, राइट? जी सर, जी सर। सॉरी हाँ जी, अभी डिसीजन उनका कर लिया है, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही उनको मैं दोबारा लिखूं कि मैं क्या करूं। अच्छा देखिए, 2 चीज़ें हैं मेरे भाई, आपको 10 साल की में डाल दिया, अब आपको ये चेक करना है क्या आपने जो 10 साल के से टू स्विच 5 साल पे जाने के लिए इंग्लिश के अलावा आपकी इनकम पूरी थी कि नहीं? नहीं, वो मेरी वाइफ केयर अलाउंस लेती है ना, तो वो उसमें भी वो हो गया था। जी दोबारा बोले मेरे, आपकी वाइफ केयरेंस अलाउंस ले रही है और क्या कर रही है? अब वो केयर अलाउंस लेती हैं तो फिर वो उनको एग्जाम्पशन हो जाएगी ना उसके अंदर। ओके, मेरे ख्याल में आपने एप्लीकेशन कर दी, डिसीजन भी आ गया। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपके जो डिसेबिलिटी है उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन जो केयर होती है वो एग्जाम्प्ट नहीं होती, ये देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि रीज़न ये है कि जो अल्लाह ना करे जो डिसेबल है, यस वी अंडरस्टैंड कि वो एग्जाम्प्ट है कि उसके साथ उनको अगर इनकम उसका पूरी नहीं होता, लेकिन अब आपके डिपेंडेंट भी आपके यहाँ पे है, आपसे इंग्लिश भी नहीं हुई, और आपकी जो सेकंड था कि आपके पास इनकम थ्रेशोल्ड भी मीट नहीं हुआ। ये जो डिसीजन होती है ना, जो भी यहाँ पे एक्सटेंशन या एप्लीकेशन का, जिसको हम बोलते हैं कि मेरे केस को डिस्क्रिशन लीव पे देखा जाए या ऑन कंपैशनल सर्कमस्टांसेस कंसिडर किए जाएं, ये केस वक्त पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कंसिडर करता है।
पहली बात तो ये है कि स्पाउस वीज़ा की एक्सटेंशन के लिए ये मस्ट है कि उसके पास इंग्लिश हो, उसकी इनकम हो और उनका रिलेशनशिप हो। लेकिन अगर वन ऑफ द कैटेगरीज यू कॉन्ट क्वालिफाइड या मीट, तो फिर हमें उसको रीज़न देनी पड़ती है। अगर आपने ये रीज़न दी थी कि मैं अनफॉर्चुनेट डिसेबल हूँ, तो आपने डॉक्टर का लेटर देना चाहिए था और तमाम प्रूफ और आपको एक्सप्लेन किए होंगे। मेरे ख्याल में वो लेटर में लिखते हैं कि अगर आपने जो प्रूफ दिए वो नफ नहीं है, बट ऑन द बेस ऑफ योर सर्कमस्टांसिस वी ग्रांट योर वीज़ा अंडर द कंपैशनेट ग्राउंड्स वेदर यू नॉट क्वालिफाइड अंडर द लीगल इमिग्रेशन रूल्स। तो अगर तो ऐसी बातें लिखी हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो केस वर्कर है वो उसने आपकी बातें या लेटर्स या ईमेल सारी देख ली हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मुतमिन नहीं हो रहा, नंबर वन। नंबर टू ये है कि क्योंकि आपके जो सारे सर्कमस्टांसिस है ये कंपैशनेट ग्राउंड्स के लिए हैं सारे के सारे। आप ये कहते हो कि मैं क्वालिफाइड करता हूँ स्पाउस वीज़े के लिए 5 साल पे, लेकिन मेरे हालात पूरे नहीं हो रहे, लिहाजा मुझे यहाँ पे अंडर द कंपैशनेट ग्राउंड्स दिया जाए, एप्लीकेशन वीज़ा दिया जाए। आपका जो इट सेल्फ एप्लीकेशन है वो अंडर द कंपैशनेट है, 10 साल की कैटेगरी के अंदर है। तो इसलिए उन्होंने जो वीज़ा दिया, मुझे लगता है फिर उन्होंने आपको 10 साल पे डाल दी है। 2 एक्सटेंशन हो गई हैं। अब आपने 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करनी हैं। एक तो ये कि जो आपने 2.5 या 3 साल गुजार लिए, अगर आपको आज 5 साल के ऊपर डालते भी हैं तो वो 3 साल काउंट नहीं होंगे। नए आपको 5 साल फ्रॉम नो द मिनट दे विल ग्रांट यू द वीज़ा एंड द 5 ईयर्स रूट, फ्रॉम दैट डेट टू द 5 ईयर्स पूरे करने के बाद आप इंडेफिनिट अप्लाई करोगे। इसका मतलब ये हो कि आपने 3 साल पहले गुजार लिए और 5 साल और गुजारोगे 8 साल, और सिर्फ 2.5 साल 2 साल के लिए आप ये आपका मामला चल रहा है। आप देख लें क्या वर्थ करता है तो यस फाइट विद देम, एक लेटर लिख के देख लें। लेकिन जो मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है कि क्योंकि आपकी 2-3 कैटेगरीज पूरी नहीं हो रही, लिहाजा उन्होंने बजाय आपको अंडर द इमिग्रेशन रूल कंसिडर करने के अंडर द ह्यूमन राइट्स आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया है। और बाकी चीज़ें बेस्ट है कि आप किसी वकील को मिलें या पेपर हमें दिखा लें, ताकि पेपर और जो आपकी एप्लीकेशन है, जो डिसीजन है, उसको देखे एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइस दी जा सकती है आपको। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो जी मैडम, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी मेरा सवाल ये है, मैं 2005 में आई थी और फिर 2006 या 7 में मैंने अपना केस कर दिया था इधर। और ये है कि मेरी किडनी में इधर आके ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि पूरा 1 साल मुझे पीछे किडनी में कोई बैग लगे रहे, जिसकी वजह से मैं वापस ही नहीं जा सकी। और फिर मैंने इधर केस कर दिया और तब से लेके लास्ट अभी 2 मंथ हुए मुझे फिर रिफ्यूजल आया। तो इसकी वजह से इतनी परेशान, क्योंकि अब तो ये है कि पैसे बहुत लगते हैं, होम ऑफिस की फीस बहुत है, मैं अपने भाई के पास रहती हूँ और अब वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अब लास्ट ये हुआ है, उन्होंने रिफ्यूज करके मुझे राइट ऑफ अपील दे दिया। अब समझ नहीं आ रही, पहले भी 1 दफा उन्होंने अपील दी थी, रिफ्यूज हो गई, लेकिन बस डर गए अब अपील करें हम ना करें। वो मुझे सिर्फ अब ये मान गए हैं कि मेरा इलाज पाकिस्तान नहीं है, फिर कहते हैं जब तुम बीमार हो ना तो वीजा लेके आ जाओ। ये कैसे करें, मुझे बस ये समझ नहीं आ रही। फिर ये है कि आप कोई इसका हल बताएं, या तो कोई इधर चैरिटियां हैं मुझे हेल्प कर दे, या क्या कर सकती हूँ, हम अपील करें ना करें, कुछ समझ नहीं आ रही कि वो मुझे कुछ अब तो कोई रीजन भी नहीं देते, रिफ्यूज कर देते हैं। और आप यूके में कब आई थी मैडम? मैं आ गई थी 2005 में, मैं एंड दिसंबर में इधर थी। सो नियरली आपको यहाँ पे 16 साल होने वाले हैं, राइट? 16 साल हो गए हैं, हो गए, अब तो 70वां शुरू हो जाएगा मुझे लगता है। राइट। पहली बात इंतहाई अफसोस कि आपकी जो मेडिकल कंडीशन है वो काफ़ी अनफॉर्चुनेटली है कि अब दूसरा अब जो सवाल है अंडर द हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, मैं फ़ील कर रहा हूँ आपके मामलात को, लेकिन अब जो सवाल ये आता है कि अंडर द रूल्स लॉ क्या कहते हैं। अब अगर मैं एज ए प्रोफेशनल बात करता हूँ या एज ए सोलिसिटर बात करता हूँ, तो वो ये है कि आपको राइट ऑफ मील मिला है और आपको इसको इंटरटेन करना चाहिए, इसको अवेल करना चाहिए। क्योंकि अगर होम ऑफिस में एप्लीकेशन डालते हो और अगर आप उससे मुतमिन नहीं हो उसके डिसीजन पे,
और आप कोई रिफ्यूज़ होता है तो जब कोर्ट में जाते हो तो कम से कम जज के सामने जाके बताओगे तो जज साहब जो हैं वो काफ़ी उसमें चांसेस होते हैं कि पॉजिटिव डिसीजन आ जाए या कम से कम वो पॉजिटिवली आपके मैटर को कंसिडर करें। नंबर 1, बहुत सारे केसों में रट अपील नहीं मिलता। यू द लकी वन ऑफ देम कि आपको रट अपील मिल गया है। अब अंडरस्टैंड हो रही कि आपका कॉस्ट आ रही है, ये चेक करें कौन सी लोकल चैरिटीज़ हैं या लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं ताकि इस मामले पे डील हो सके। आप इस अपील में चले जाएं। 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये है कि आपको मोर देन 16 ईयर्स हो गए हैं और जब अपील लॉन्च करोगे, अपील हियरिंग होगी तो कम से कम 6 महीने साल और लग जाएगा, तो आपके कम से कम नियरली 17 ईयर्स हो जाने जब तक। नंबर 2, जैसे आपने बोला कि आपकी किडनी का प्रॉब्लम है, अंडर ट्रीटमेंट है, तो वो तमाम प्रूफ दोगे जो भी मेडिकल या रिपोर्ट्स या आप ट्रीटमेंट या मेडिसिन ले रही हो, तो जब वो साथ लगाओगे तो मुझे काफ़ी हद तक यकीन है, बल्कि इस पे बिलीव है कि जो ऑनरेबल जज साहब होंगे इसको पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे और आपके मेडिकल की कंडीशन को देखते हुए उनके पास एक ही राइट होएगा कि वो अंडर द कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस आपको यहाँ पे लीव ग्रांट कर दें। जो होमोस वाले कह रहे हैं, क्योंकि होमोस वाले जो आजकल बिल्कुल टिक बॉक्स वाला पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या अमल पैरा हैं, उसकी रीज़न ये है कि लो ये कहता है कि या तो आप यूके में कम से कम 20 ईयर से रह रहे हो तो आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो, वेदर जो है लीगल और इलीगल या किसी भी सूरत में वीज़ा पूरे कर लिए। लेकिन अगर आप ये कहते हो, ये तो है लॉन्ग रेजिडेंसी की एप्लीकेशन, और अगर आप कहते हो कि मेडिकल तौर पर ठीक नहीं हूँ, मैं इसलिए स्टे करना चाहता हूँ ताकि मेरा ट्रीटमेंट हो जाए, तो फिर ऑफ कोर्स होमोस वाले कहते हैं कि आपको फ़ौरन जाके वहाँ से मेडिकल वीज़ा लेके आना पड़ेगा, और जिसका नुकसान ये है कि नंबर 1 आपको कंट्री लीव करना पड़ेगा, नंबर 2 जो आपने यहाँ टाइम गुजारा वो आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे इफेक्ट करेगा, और नंबर 3 ये है कि आपने फाइनेंस शो करना है कि मैं जाऊंगी 4-6 महीने साल के लिए, और उस दौरान मेरी ये डॉक्टर मेरी ये चेकअप किया इसने, ये मुझे ट्रीट करेगा, ये इसकी फ़ीस होएगी, और हमारे पास सफिशेंट फंड्स पड़े हैं। और नॉर्मल देखा जाए जो आप बता रहे हैं कि अगर 6 महीने साल आपको चाहिए ट्रीटमेंट, तो यू शुड एक्सपेक्ट समथिंग 50,000 पाउंड्स एटलीस्ट। तो सेम फिर आपके अकोमोडेशन खर्चा भी आएगा और फिर आपकी लुक आफ्टरिंग। तो मेरे ख्याल में अगर वो सूट नहीं करता तो वो थोड़ा सा करता है, लेकिन लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव वे है, मैं ऐसे लफ्ज़ यूज़ करता हूँ। इस लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव वे की बजाय अगर आप अपील का राइट मिला है, इसको अवेल करें और इसके ऊपर फाइट करें और तमाम डॉक्यूमेंट्स दें, एंड आई विश फॉर योर गुड लक। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। I think control C instruction for break. Wait for us. See you after break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी रियाज भाई, मुझे पूछना था, हमारी ना IL आ रही है सैटरडे को, ठीक, और मेरी 10 मंथ आपकी क्या हुई है जी? हेलो, आपकी आवाज़ ब्रेक होती है। आपको इंडेफिनिट आया और क्या हुआ आपको? इंडेफिनिट आया सैटरडे को, और मेरी बेबी है 10 मंथ्स की, राइट, और उसके हमने बर्थ सर्टिफिकेट तो है हमारे पास, राइट, तो उसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना होगा, ठीक, और उसकी सिटीजनशिप के बाद हम कितनी देर बाद पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, और कुछ? और उसका फीस कितना होगा, या मतलब क्या है? ठीक, राइट। लॉ ये कहता है कि अगर पेरेंट्स यूके में रह रहे हों किसी और वीज़े पे और बच्चा पहले पैदा हो जाए, और बच्चे पैदा होने के बाद अगर आपको इंडेफिनिट नेशनलिटी मिलती है पेरेंट्स को या वन ऑफ द पेरेंट्स, तो फिर बच्चे के लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है, और उसकी जो फ़ीस है उसको MN1 फॉर्म है, और उसकी फ़ीस अबाउट आई थिंक 1012 पाउंड है या 11 पाउंड है। ये आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। 6 से 8 वीक में ये डिसीजन हो रहा है। उसमें आपने उसका बर्थ सर्टिफिकेट, अपने पासपोर्ट की कॉपी, मियाँ बीवी का जो निकाह नाम है उसकी सर्टिफिकेट लगाएंगे आप, और प्री बर्थ या पोस्ट बर्थ जो उसके डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं, जैसे वो फर्स्ट स्कैन, सेकंड स्कैन, या जो
मिडवाइफ की रिपोर्ट्स हैं वो लगा दें, और जब उनका उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसके बाद आपने उसका पासपोर्ट अप्लाई करना है। आप इमीडिएटली पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और वो बच्चा यहाँ पे आपका ब्रिटिश नेशनल हो जाएगा। आप देख लें, अगर तो आपको या वन ऑफ द पेरेंट्स या बोथ को इंडेफिनिट मिला है इस बेस पे कि आप यहाँ पे टीयर 2 पे थे, टीयर 5 पे थे, टीयर 4 पे थे, 10 साल की बेस पे यहाँ पे मिला आपको, तो फिर तो आपको 12 महीने वेट करना पड़ेगा टू गेट द नेशनलिटी एप्लीकेशंस। लेकिन अगर आपका वन ऑफ द जो पार्टनर है वो ब्रिटिश सिटीज़न है और दूसरे पार्टनर को मिला वीज़ा एज ए स्पाउस अब इस वक्त, तो फिर उसके पास राइट है कि वो इमीडिएटली भी अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकता है। लेकिन क्योंकि आपने बोला कि आपका बच्चा पहले पैदा हुआ और अब आपको इंडेफिनिट मिला है, और मुझे लगता है कि आप दोनों ही को सेम टाइम अभी इंडेफिनिट मिला है या वन ऑफ यू, और इसलिए फिर आप स्पाउस वाली कैटेगरी में नहीं आते। बट एनीवे आप 1 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे का है वो आपके इंडेफिनिट मिलने के या सेटलमेंट स्टेटस मिलने के फ़ौरन बाद भी आपके पास राइट है कि आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसके बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाए तो आप उसका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं खान बात कर रहा हूँ, मैं यूएस सिटीजन हूँ। ठीक। तो मैं इधर यूके में सेटल होना चाहता हूँ। ठीक। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है और मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शंस है? माय पेरेंट्स लिव हियर, माय मॉम शी लिव हियर, एंड वो थोड़ा ओल्ड है, तो एज ए केयर टेकर उनका कुछ हो सकता है? ठीक। दीज आर माय 2 क्वेश्चंस। थैंक यू मच, अप्रिशिएट माय फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो लोग पहले ये था कि जो लोग ब्रिटिश हैं या यूरोपियन के लिए डिफरेंट लॉज होते थे, और जो रेस्ट ऑफ कंट्री हैं जैसे अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, और उनके लिए डिफरेंट लॉज था। लेकिन अब तो क्योंकि यूरोप से ब्रेक्जिट हो गया, उनके लिए भी सेम है, और आलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्री के लिए के रेजिडेंट्स के लिए टू सेटल इन द यूके या टू स्टे फॉर द परमानेंट आलमोस्ट आर द सेम रूल्स। सिर्फ एक प्रायोरिटी है या एक प्रिविलेज है टू द सम कंट्रीज़, जैसे यूरोपियन हो गए, अमेरिकन हो गए, उनको पास ये राइट है कि जब वो यूके में आते हैं तो उनको कुछ लोगों को एट द स्पॉट या कुछ को राइट है कि वो ऑटोमेटिक यूके में रह सकते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद वापस जाएंगे, लेकिन उनको यहाँ पे काम करने की परमिशन नहीं होएगी। ये तो एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन है। अब सवाल आता है कि आप कहते हो कि मैं ऐसे यूके में कैसे सेटल हो सकता हूँ। अगर आप ये कहते हो कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं, मैं उनका कैरियर बनना चाहता हूँ, ये इज़ वेरी टफ क्राइटेरिया, और इसमें फॉल आम पसंद नहीं कर सकता। स्पेशल फैमिली मेम्बर इट वुडंट बी पॉसिबल कि आप एज ए केयर के लिए बोलो कि मैंने केयरिंग करनी है, और उनके पास फिर आपको अगेन फंड्स एंड उनका इनकम और वट कैपेसिटी क्या और फैमिली मेम्बर यहाँ पे है या नहीं है, ये कई सारे सवाल हैं जो कि इसका जो पैरामीटर्स हैं काफ़ी हाई है टू मीट द क्राइटेरिया। सेकंड ये आता है कि आप अपने आप को देखें कि आप किस कैटेगरी में यहाँ पे यूके में रह सकते हो। नंबर 1, आप कहते हो कि मेरे पास एक्सपर्टीज़ हैं, ये मेरा नॉलेज है, इस कंपनी को या इस डिपार्टमेंट को मेरी ज़रूरत है। आप वहाँ पे अपने CV देंगे, अपना उसका इंटरव्यू देंगे, पास करते हो, तो आप उनको बोल दो कि मेरी ये नेशनलिटी है। सो इफ़ यू हायर मी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, सो यू नीड टू गिव मी स्पॉन्सर लाइसेंस एज वेल। सो इसका मतलब ये कि जो जस्ट ओनली आपको वहाँ जाना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए जिस कंपनी के अंदर स्पॉन्सर लाइसेंस हो, तो आप यूके के अंदर वर्क परमिट के अंदर कैटेगरी में जा सकते हो। पहले ये था 2 लाख वाला इन्वेस्टर वीज़ा, वो ख़त्म हो गया। अब 2 मिलियन वाला है कि आप उसमें फॉल करते कि नहीं वो देख लें। क्योंकि रीज़न कि जो लोगों ने यहाँ पे आना है उसने अपने आप को वन ऑफ द कैटेगरी के अंदर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं मीट करना उसके लिए मस्ट है। इसलिए आपके लिए ये राइट होगा कि प्लीज़ आप किसी वकील को मिलें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कोई एक्सपर्टीज़ है, या एक्सपीरियंस है, या आपके पास इवन फंडिंग है, तो आप चेक करें कि आपके पास है और उसके मुताबिक आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करें। जो रेलेवेंट टू योर क्वेश्चन कि आप क्या पेरेंट्स हैं, मैं एज ए सेट हो सकता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है। नंबर 2 कि क्या एज ए केयर जॉब अप्लाई की जा सकती है। केयर जो होता है वो ये कि अगर आपका जो एम्प्लॉयर है
वो इस सफिशिएंट पोजीशन में हो कि फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करता हो, फंडिंग करता हो और आपको तनख्वाह दे, सब कुछ करे, तो वो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे आते थे, केयर पे आते हैं। लेकिन सिर्फ ये कि फैमिली मेम्बर हूँ और मैं केयरिंग के लिए आना चाहता हूँ और ये थोड़ा सा मुश्किल होएगा और टफ़ है। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, येस, बट इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसलिए एडवाइस है कि प्लीज़ आप किसी वकील को मिलें, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ताकि वो फिर आपको बता सके कि क्या आपकी केस स्ट्रॉन्ग इनफ है टू मेक द एप्लीकेशन, और या ये ना कि आप पैसे लगा के अपने आप को मामले को ठीक करें। वरना जो सेकंड आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है वो येस, आप आ सकते हैं, यहाँ पे रहें और चले जाएं, और अगेन सो वंस और ट्वाइस और 3 टाइम यू कैन कम इन ईयर। जो टाइम गुजारना अपने पेरेंट्स से गुजारें और देन यू शुड लीव द कंट्री। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा मसला ये है कि हम लोगों को यहाँ पे स्टे मिली थी इमिग्रेशन के ऊपर, उसके 2.5 साल की 10 साल की। राइट। तो हम जी हमारे अभी तीसरी ही रहती थी हमारी, तो हमें वकील ने कहा कि आप है ना 10 साल के उसके ऊपर आप कर सकते हैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई। तो हम लोगों को से उसने फीस भी भरवाई वकील ने, और 10 साल के लिए हम लोगों ने 10 साल के बेस के ऊपर अप्लाई किया इंडेफिनेट के लिए। लेकिन हमारे मार्च में हुआ था 2021 में, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और मेरा छोटा बेटा जो डिसेबल है उसका जवाब आया है कि ये जो है आप लोगों ने गलत किया है, तो इस तरह से नहीं होता, आपको 2.5 साल की दोबारा करनी पड़ेगी। और जो हम लोगों ने 2300 पाउंड जो फीस भरी थी, तो अभी आपने 1500 पाउंड वापस भरनी है, 1560 पाउंड, और फिर हम आपको 1000 वापस देंगे उसमें से। तो इसी तरह से हुआ, हमें 1000 वापस दिया और 1560। अब आपका सवाल क्या है जी? सवाल क्या आपका? सवाल ये है कि हम लोगों का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। छोटे बेटे का आ गया, लेकिन हमारे 8 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आया। और आपने सब ने 1560 पाउंड पे कर दिए, राइट? जी जी, हर बंदे का इंडिविजुअल अपने पेमेंट कर दिया IHS, राइट? जी आपने हर बंदे की इंडिविजुअल 1560 पाउंड पे कर दिए हैं IHS फीस। जी जी सबकी ना, ठीक है, थैंक यू। देखिए मुझे नहीं पता कि आपका केस क्या है। जो 10 साल पे इंडेफिनिट अप्लाई करना होता है, उसका मतलब ये है कि आपने UK में कम से कम 10 ईयर्स लीगल गुजारे हैं। इवन डिफरेंट कैटेगरीज में भी वो एक्सेप्ट होते हैं। सपोज़ करें कि पहले आप स्टूडेंट थे, 4 साल गुजारे, फिर आप PSW पे चले गए, फिर Tier 1 पे चले गए, एंड देन आप डिस्कशन लीव पे चले गए, लेकिन कभी भी आपके स्टेटस में ब्रेक नहीं आया, 10 साल पूरे हो गए, तो येस यू आर क्वालिफाइड टू मेक द एप्लीकेशन फॉर इंडेफिनिट। लेकिन अगर आपको कोई केस चल रहा था स्टूडेंट का या आपका Tier 1 का या वर्क परमिट का, और चलते चलते रिफ्यूज़ हो गया 5 साल के बाद, फिर आपका गैप आ गया और फिर आपने 2-3 महीने बाद अप्लाई किया और आपको डिस्कशन लीव पे वीज़ा मिल गया 10 साल की बेस पे, अगर आपका गैप मोर देन 14 डेज से ज़्यादा है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपकी जो लॉन्ग रेजिडेंसी, कॉन्टीन्यूस लॉन्ग रेजिडेंसी आपकी ब्रेक हो गई और 3C के अंदर आप क्वालिफाइड नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको डिस्कशन नहीं मिला है अभी 5 साल पहले, उस वक्त से लेके आपको 10 साल कॉन्टीन्यूस पूरे करने पड़ेंगे, और देन यू वुड बी इन अ पोजीशन और यू वुड बी क्वालिफाइड फॉर ILR। तो इसलिए आपको होम ऑफिस ने कहा कि आपने मिस कर दिया, कोई इशू होएगा, तो उन्होंने ये आपको रिकमेंड किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पैसे ज़ाय नहीं हुए। अगर आप अप्लाई करते, लाइक वुड यू हैव अप्लाई इन सम टाइम इन जनवरी, तो तब भी आपने ये पेमेंट करनी थी, अब भी कर रहे हो, लेकिन लकी हो कि जो 1000 पाउंड एक्स्ट्रा पे किया आपको वापस मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन करें तो तब भी आपको 1560 पाउंड पे करने पड़ेंगे IHS के। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि जो आपकी पेंडिंग एप्लीकेशन है उसको कंसिडर कर लिया, और जो पैसे आपने लगाए थे वो ज़ाय नहीं हुए। वरना होम ऑफिस के पास राइट था कि वो आपकी फ़ीस को रख लेते और आपको रिफ्यूज़ कर देते, और आप दोबारा एप्लीकेशन करते और दोबारा फ़ीस पे करते, तो ये आपके ज़्यादा नुकसान होता। अच्छी बात है, कम से कम आपके पैसे बच गए। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि नहीं, होम ऑफिस ने गलत किया है, हम क्वालिफाइड करते थे, हमारा गैप नहीं था, 10 साल पूरे हो गए थे, दैन जब डिसीजन आता है उसको चैलेंज कर सकते हो, फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन आप उसको पहले असेस कर लो कि क्या मोर देन 14 डेज का गैप था, तो फिर बिल्कुल नहीं करना। अगर नहीं था तो बिल्कुल आपके पास राइट है कि डिसीजन आने के बाद भी आप चैलेंज कर सकते हो।
लास्टली आपका कंसर्न जी कि जनवरी और मार्च में अप्लाई किया, अभी तक डिसीजन नहीं आया, इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करता। नॉर्मल जो केसेस हैं वो 6 माह में डिसाइड हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी कैटेगरी डिफरेंट थी, दोबारा उसको चेंज करना पड़ा और उसमें आपकी एप्लीकेशन कंसिडर कर रहे हैं, इसमें कोई 2-4 महीने एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र मेरे भाई, वालेकुम सलाम। सवाल ये था कि मेरे दोस्त जो है ना वो आया थे इधर 2012 में स्टूडेंट वीजे पे, ठीक है? तो उसका ना कॉलेज बंद हो गया, फिर उसके बाद वो ना आयरलैंड चला गया था। आयरलैंड जब गया ना, पीछे से इधर उसने अपना पासपोर्ट छोड़ दिया था। वो पासपोर्ट जो है ना वो इमिग्रेशन के पास चला गया, वो किसी फ्रेंड के पास था, तो उसने बताया कि वो वापस चला गया, वो वापस नहीं गया था। लेकिन आयरलैंड में उसको ना अभी वीजा मिला है वो टाइप 4 का, ठीक है? वो 3 साल का जो मिलता है, उससे वो पाकिस्तान में 2 बार होके आ गया है। ओके, सवाल क्या आपका? अभी उसकी सवाल ये है कि उसकी शादी अभी करनी है 6 महीने के बाद। तो लड़की इधर है लेकिन उसके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, लड़की पाकिस्तानी है लेकिन यूरोपियन पासपोर्ट है, उसके पास जर्मन। तो वो लड़की टीचर है इधर। तो पूछना था कि उसका जब वो अप्लाई करना है इधर से, क्योंकि लड़की लंदन में रह रही है यूके में, तो लड़का आयरलैंड में अभी, तो अप्लाई करना है उसका, तो उसके लिए उसको मेंशन करना पड़ेगा कि वो बंदा पहले इधर था, लेकिन वो मैंने बताया अभी टाइम खत्म हो रहा है। थैंक यू, मैंने सवाल सुन लिया, अब सुनिए आंसर सुनिए मेरे भाई। थैंक यू। पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली अगर बंदा यहाँ पे इलीगल हो जाए, ओवरस्टे हो जाए और उसके बाद अगर वो कंट्री छोड़ देता है और अप्लाई करता है टू कम इन द यूके, यस सम टाइम अगर डिपोर्ट हो या रिमूव हो तो इशू बनता है। लेकिन क्योंकि अब वो अंडर द ह्यूमन राइट्स आ रहा है, तो जब स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन होती है तो जो तमाम चीज़ें होती हैं उससे आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो प्रवेल कर जाते हैं। ठीक, अब पहली बात आपका सवाल क्या बताए कि ना बताए, यू मस्ट हैव टू टेल देम कि मैं यहाँ पे आया था, ये केस डाला था, रिफ्यूज़ हो गया, मैं यहाँ पे कंट्री छोड़ दिया और मेरा पासपोर्ट यहाँ पे रह गया था उनके रिकॉर्ड में, लेकिन मैं इस कंट्री में आयरलैंड में इस डेट से हूँ। तो ये आपको मस्ट यू नीड टू टेल देम वेरी क्लियरली और एक्यूरेटली। ये तो पहली बात। अब सेकंड बात ये आती है कि आप कहते हो क्या इसे बताने से मेरी एप्लीकेशन पे इफेक्ट होएगा? नहीं होएगा, क्योंकि अगर तो किसी वो पॉइंट पे सिस्टम पे आता है, स्टूडेंट पे, टीयर 1 पे, टीयर 2 पे, टीयर 4 पे, तो मसला बनता है। लेकिन क्योंकि अब ह्यूमर्स पे आ रहा है, अब उसको ये साबित करना है कि उसका रिलेशनशिप है, हिज रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग एंड जेन्युइन, और उसकी जो वाइफ है वो क्राइटेरिया मीट करती है, वो रेगुलर कॉन्टैक्ट में है, अकोमोडेशन है, उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं सपोज को पूरे हो रहे हैं, तो उसको किसी किस्म की वरी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन, मेरा और आपका साथ यहाँ तक जिन्होंने कॉल किया साहब उनका शुक्रिया। जो लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं अगेन उनके लिए भी थैंक यू। नेक्स्ट ट्यूसडे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।